नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोगों का टॉपिक वाइज जो भी आंसर के क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं, तो इसमें से हम लोगों ने समास कर लिया है, अलंकार हो गया है और आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है संधि। तो अब संधि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे उसको हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सॉल्व करेंगे और आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए उन क्वेश्चनों को चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संधि से। आपका पहला क्वेश्चन है, संधि में कुल कितने भेद होते हैं? तो संधि में हम लोग जानते हैं कुल कितने भेद होते हैं, 3, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तीन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहला आपका होता है स्वर संधि, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। तो इन संधियों के बारे में आप जानेंगे। तो ये कितना होगा, 3, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है दूसरा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब इन संधियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसको पांचों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पहला होता है दीर्घ। इसका कोई सीरियल नंबर नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा आपका होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा आपका होता है यड़ स्वर संधि और पांचवा आपका होता है अयाधि स्वर संधि। वो कितने होते हैं स्वर के, 5। तीसरा आपका है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से स्वर संधि के भेद नहीं है। तो अब स्वर संधि के हम लोगों ने जिक्र भी किया, यड़ के बारे में पढ़ा, गुण संधि के बारे में पढ़ा, अयाधि संधि के बारे में, लेकिन विसर्ग संधि में स्वर संधि के भेद नहीं है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि विसर्ग संधि। चौथा है कि परमाणु शब्द में कौन सी संधि विद्यमान होती है। तो देखिए इसमें होता है परम धन अणु, जैसे अधन अ इंटू आ होता है। ये किसमें होता है, दीर्घ में, जिसमें आ जाए, बड़ी आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए, तो किसमें होता है, दीर्घ संधि, यानी कि सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी परमाणु में दीर्घ संधि विद्यमान है। पांचवा है आपका निम्न में से गुण संधि के उदाहरण। तो गुण संधि के बारे में हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। गुण संधि में हम लोग 3 चीजें देखने को मिलती है मात्रा के रूप में, एक ए की मात्रा, एक ओ की मात्रा और एक और में आधार रहता है। तो ये 3 मात्राएं देखने को मिलती है। तो देखिए आपको ए में तो दिख रहा है, तो यानी नरेश और महेश, ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। विद्यालय में आ की मात्रा दिख रही है, तो ये दीर्घ हो जाएगा। गायक पवन में ये देख रही है, तो ये एक अयाधि संधि हो जाएगा। अब मनोहर उज्ज्वल में ये एक व्यंजन संधि है, यानी डी वाला, यानी आपका आंसर ए सही हो जाएगा, गुण संधि के उदाहरण। छठा है कि निम्न में से वृद्धि संधि के उदाहरण है। वृद्धि संधि में क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें 2 चीज़ों से हम लोग पहचान करते हैं, एक होती है ए की मात्रा, एक होती है औ की मात्रा। ये 2 चीज़ें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि है। देखिए ओ की मात्रा हम लोग किस में पढ़े थे, गुण में, तो ये तो हो नहीं सकता। ए की मात्रा दिख गया, यानी बी वाला आंसर आपका सदैव में वृद्धि संधि है। और एक में, जिसमें इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब य व और र के साथ कोई अधूरा वर्ण आ जाता है, यानी वर्ण मतलब अक्षर, कोई अधूरा वर्ण आ जाता है, तो वो यड़ संधि होता है। क्या होता है, यड़ संधि। तो ये तो यड़ संधि है। जो अधूरा शब्द ना आए तो एक अयाधि संधि है, तो ये नहीं, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि सदैव में आपका वृद्धि स्वर संधि। सातवां है किस संधि में य व र के साथ अधूरा वर्ण, अभी इसके ऊपर हम लोग जिक्र कर लिए इसका, ये किसके साथ आता है, यड़ संधि, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे मनोहर यशोदा शब्द में किस प्रकार की संधि है। देखिए मनोहर का आप करेंगे तो लिखा होगा मनः धन रथ, तो ये मनोरथ होगा। और यश धन दा, यशोदा हो जाएगा, यानी ये किसके हैं, विसर्ग संधि के। ये भी किसके हैं, आपके विसर्ग संधि के, यानी कि ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि
ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि मनोरथ और यशोदा में विसर्ग संधि विद्यमान। अब अगला है कि संविधान और संरक्षण में शब्दों में किस प्रकार की संधि है। तो देखिए संविधान को अगर आप वही संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन विधान होता है और दूसरा होता है सम धन रक्षक। ठीक है, तो म का जब न में परिवर्तन हो जाए तो किस प्रकार का होता है, ये व्यंजन संधि, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये एक व्यंजन संधि है। ठीक है, पवन पावन शब्दों में किस प्रकार की संधि है, जैसे जिसमें अव आव अय आय ये सब दिखे जहाँ भी, इसके साथ कोई अधूरा शब्द अधूरा वर्ड ना हो, अक्षर ना हो, तो ये कौन होता है आपके, एक अयादि संधि होता है। तो यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। हाँ, अगर पवन का है, जैसे पवन में आपको संधि विच्छेद करना है कि पवन का संधि विच्छेद सही कौन होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पवन है तो पो धन अन, ओ धन अन पवन हो जाएगा। आ की मात्रा लिखना है, जब आ की मात्रा निकालना है तो ओ का अ हो जाएगा, ओ का अ हो जाएगा, यानी पौ धन अन हो जाएगा। तो ये पावन हो जाएगा, ये पवन हो जाएगा। इसी तरह अगर इसी तरह अय और आय की बात करें, अय और आय की बात करें तो ये कैसे आता है, जैसे मान लीजिए कि आपका नयन है, नयन है तो फिर नाय, फिर उसके बाद नायन है, या गायक है लिख देते हैं, गायक है। तो इसमें आप कैसे किस मात्रा से पता चलेगा, तो इसमें ए, इसमें ने धन अन नयन हो जाएगा। फिर इसमें जैसे ए है तो आय हो जाएगा। तो जैसे इसमें गायक है तो गय धन अक, गय धन अक गायक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका संधि विच्छेद और इसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि को हमें पहचानना है। दिग्गज में दिक धन गज होता है, तो ये तो एक व्यंजन संधि है। निरंतर में निर धन अंतर, हाँ बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। निरंतर में एक विसर्ग संधि है। जगदीश में भी व्यंजन संधि है, जगत धन ईश होता है। नरेश में गुण संधि है, नरेश में क्या है, गुण संधि है। और देखिए वाकजाल का संधि विच्छेद है, तो वाकजाल का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो ये होता है वाक धन जाल, तो वाक धन जाल में आधा क होगा, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, वाक धन जाल। ठीक है, अब सदैव में, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव में देखिए अभी हम बताएं कि जब अय और दिख जाए तो किस में आता है, वृद्धि में, वृद्धि स्वर संधि, यानी कि ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि ये वृद्धि स्वर संधि है। अब देखिए अगला है इत्यादि में कौन सी संधि है। तभी हमने बताया कि य व र के साथ कोई अधूरा अक्षर आ जाए, अधूरा, तो य के साथ आधा तो आया कि नहीं, इत्यादि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि, आदि इत्यादि होगा। तो ये क्या है, यड़ संधि, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये क्या है, यड़ संधि। अब इसका तो हम लोगों ने पावन का कर लिया था। अब बताइए पावन का कमेंट बॉक्स में इसमें क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि अगर अब होगा तो इसको बोलते हैं पो धन अन, पवन हो जाएगा। अगर वहीं पर औ की मात्रा पौ धन अन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका पावन हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि पौ धन अन हो जाएगा तो पावन हो जाएगा, तो यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है यशोदा, यशोदा शब्द में कौन सी है, यशोदा का हम लोगों ने जिक्र कर दिया कि यशोधन दा, यानी एक विसर्ग संधि है, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो लिखिए पुनः धन जन्म, तो यानी एक विसर्ग संधि है इसमें विद्यमान है, यानी बी वाला संधि विच्छेद इसका सही हो जाएगा। संविधान में कौन सी संधि, संविधान में कौन सी संधि है, इसके बारे में भी हम लोग जिक्र किए हैं। समधन विधान, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका व्यंजन संधि है, यानी सी वाला आंसर आपका सही है। संस्कृत का सही संधि विच्छेद है, संस्कृत का सही संधि विच्छेद है, ये भी एक व्यंजन संधि है,
इसमें सम धन कृति, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि सम धन कृति। उज्ज्वल 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 का शब्द में कौन सी संधि है? तो उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, जब तक उत धन ज्वल तो उज्ज्वल हो जाएगा। तो इसके बाद ये कौन सा है? व्यंजन संधि, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन पूरा हो गया है। आइए मास्टर स्लाइड के बारे में बात कर लेते हैं। मास्टर स्लाइड में क्या क्या है, उन्हीं बिंदुओं को रखा गया है जो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कराया गया है। देखिए इससे आपका क्या है कि बाद में आपने पहले ऑब्जेक्टिव किया, आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही, तो इन माध्यमों से आप मास्टर स्लाइड के माध्यम से पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव करिए, तब आपका अच्छा स्कोर आएगा। देखिए पहला दिया हुआ है आपका कि संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में फिर हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्वर संधि, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, अब देखिए स्वर संधि के भेद में क्या है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला गुण है, गुण में क्या होता है? ए ओ और ये वाला आपका। फिर दीर्घ संधि में आ बड़ी बड़ा, इसके बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया है। फिर वृद्धि में अय और औ होता है। फिर यड़ में य वो के साथ कोई अधूरा वर्ण या अक्षर आएगा, ये भी हम लोग जिक्र किए हैं। अयादि संधि में अय आय औ औ, ये एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके संधि के चैप्टर में। व्यंजन संधि भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए वर्ग के पहले वर्ग का 5वें वर्ग में परिवर्तन, इसके बारे में कब करेंगे 5वें वर्ग में परिवर्तन? जब जैसे ये वर्ग, जैसे क से प वर्ग तक होता है, इसमें अगर म या न हो तो 5वें वर्ग में वो हो जाता है। जिस वर्ग का है, अगर वो क वर्ग का है तो अंग में हो जाएगा, अगर वो च वर्ग का है तो इ में हो जाएगा, इ है। अगर वो ट वर्ग का रहेगा तो अड़ में हो जाएगा। अगर वो त वर्ग का है न में हो जाएगा, उसी तरह म में हो जाएगा, इस प्रकार। और अगला है बी वाला कि वर्ग के पहले वर्ग तीसरे वर्ग बनते हैं, यानी जिस वर्ग का है उस वर्ग का तीसरा हो जाएगा। क्या क्या होना चाहिए? अगर वो स्वर से क च त वर्ग में कोई के बाद स्वर आए, या वर्ग का तीसरा चौथा है, या अंतस्थ व्यंजन य र ल व है, इसमें तीसरे वर्ग में आप परिवर्तन कर देंगे। छ संबंधी नियम में अगर आ आए, विसर्ग व्यंजन के बाद आ आए या हस सर आए तो छ के पहले आधा च हो जाता है, ये ध्यान रखें। फिर उसी तरह अगर न संबंधित नियम में क्या है? न संबंधित नियम में ये है कि यदि ऋषि में री र खटखोड़ा वाला स आ जाए और उसके बाद न आ जाए तो वो अड़ में चेंज हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार स संबंधित नियम में क्या है? स के पहले अ या आ से भिन्न स्वर आए तो वो खटखोड़ा स में हो जाता है। म संबंधित नियम में क्या है? म का मेल क वर्ग से प वर्ग या पंचमाक्षर में बदल जाता है। अगर म का मेल क से प वर्ग के बीच में कोई तो वो पंचमाक्षर में बदल जाता है। त संबंधित नियम में क्या है? त के बाद अगर च छ आए तो आधा च में, अगर त के बाद ज झ आए तो आधा ज में, और ट ड आए तो आधा ट या ड में, और ल आए तो आधा ल में, और ज या झ आए तो आधा ज में। ये 2 बार हो चुका है, तो इसको अब ध्यान रखिएगा। विसर्ग में क्या है? विसर्ग में है कि विसर्ग का ओ हो जाना, यानी जो भी विसर्ग में ओ की मात्रा आ जाती है उसके बारे में। यदि विसर्ग के पहले अ और आगे, यानी उसके पहले अ हो, या कोई सघोष, सघोष मतलब 3, 4, 5 वर्ग का हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, तो वो ओ में चेंज हो जाता है। विसर्ग का र हो जाना दूसरा है। यदि विसर्ग के पहले अ आ से भिन्न स्वर, मतलब आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, और विसर्ग के बाद कोई स्वर मतलब फिर वर्ग का तीसरा चौथा और अंतस्थ व्यंजन हो, या ह में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का आधा र हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए। तीसरा है कि विसर्ग का आधा स खटखोणा, आधा खटखोणा स, आधा छोटा स में परिवर्तन होना। विसर्ग के बाद अगर च छ आए तो आधा स हो जाएगा, ये शरीफा वाला। अगर वहीं पर ट या ठ आ जाए तो आधा खटखोणा वाला स हो जाएगा, अब विसर्ग के बाद त या थ आ जाए तो आधा स हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको।
विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि विसर्ग के बाद स आ जाए, ये पहले आ जाए, तो इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। यदि विसर्ग के बाद क, ख या प, फ आ जाए तो इसमें भी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।